Hello, future doctors. I am Sanjay from Sapal Institute, currently pursuing MBBS from MJ मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे पढ़ेंगे सॉल्वेशन, जिसको कि हम लोग हाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। जब भी कोई हम लोग आयोनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में, जरूरी नहीं आयोनिक कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी चलेगा, उसको जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है ना, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, वो उस कंपाउंड को घेर लेता है पूरा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है, इस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या है सॉल्वेशन, जिसको हम लोग क्या हाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखो, वेन एवर एनी आयोनिक या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि H2O हो गया हमारा, डिफरेंट आयंस ऑफ द कंपाउंड गेट सेपरेटेड एंड विल गेट सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ठीक है, समझ में आया? फिर से पढ़ो इसको। Whenever any ionic or polar covalent compound is dissolved in polar solvent, जैसे कि H2O, different ions of the compound get separated and will get surrounded by solvent molecules. This process is called hydration. अभी हम जो बोले, अभी एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयोनिक कंपाउंड, जब हम लोग उसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो कंपाउंड है ना, वो आयोनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और उस पर्टिकुलर आयंस को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स घेर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ, जो एनर्जी निकला, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, चलो तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक हमारा कंपाउंड है NaCl। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो जब हम लोग इसको एक पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, ठीक है, ये हम लोग देखो H2O में डाले हैं। तो जब H2O में डाले तो देखो क्या हुआ, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, इसमें दो आयन्स है, Na और Na+ और Cl माइनस। Cl माइनस क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज। वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट, उसमें हमारा पॉजिटिवली चार्ज है H+ और नेगेटिवली चार्ज है OH माइनस। ठीक है, तो जो Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज है, H+ पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, Na+ पॉजिटिवली चार्ज है, वाटर में हमारा नेगेटिवली चार्ज वाला एलिमेंट क्या है, O है, ऑक्सीजन, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एक तरफ से, जैसे यहाँ पे Na है, यहाँ Cl है, एक तरफ से Na को खींच रहा है, एक तरफ से Cl को खींच रहा है, और NaCl भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपस में NaCl कब टूटेगा, जब ये जो खींच रहा है वाटर साइड से, इसका फोर्स, ये एनर्जी ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तभी टूटेगा। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो है, ये कंपाउंड की एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो बस ये बात अभी ध्यान में रखो, फिर अभी आगे एक पॉइंट बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो तो अभी क्या बोले, कंपाउंड में है लैटिस एनर्जी, ये Cl माइनस और H+ यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, ये कंपाउंड सॉल्युबल होने के लिए क्या होना होगा, ये जो बॉन्ड है NaCl का, ये तोड़ना पड़ेगा। और ये कब टूटेगा, जब ये वाला एनर्जी ज़्यादा होगा इधर वाला से, इधर वाला एनर्जी क्या है हमारा, हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तब कंपाउंड सॉल्युबल होगा। ठीक है, देखो, ठीक है, चलो देखो आगे देखो। तो Na+ जब ये टूट गया तो इसको पूरा चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेर लिया। Cl माइनस जब टूटा तो इसको भी देखो चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स घेर लिया। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में भी कौन सा, Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज है, H+ पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट कर लिया है चारों तरफ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। तो देखो अभी हम क्या बोले नेक्स्ट पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी की। क्लियर हो गया। देखो यहीं पे ना अभी बताए थे कि जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का अपना क्या है, लैटिस एनर्जी, और ये जब इसको सॉल्वेंट में डाले, पोलर सॉल्वेंट में, तो इसके पास हाइड्रेशन एनर्जी आ गया। तो जब ये हाइड्रेशन एनर्जी जब ज़्यादा होगा, किससे, यहाँ पे जो हमारा लैटिस एनर्जी है, इस जगह में जो हमारा लैटिस एनर्जी है उससे ज़्यादा होगा, तभी ये कंपाउंड जो है हमारा सॉल्युबल होगा, है ना। चलो तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लिए अच्छे से, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि इफ कंपाउंड इज सॉल्युबल जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी की। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
अब देख लिए हम लोग सॉल्वेशन क्या होता समझ लिए, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होता समझ लिए। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन आप पे आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला है हाइड्रेटेड रेडियाई। देखो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होता है, देखो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होता है, कोई हम एक आयन लेते हैं, जैसे कि सपोज मान लो हम लिए Li+, ठीक है, और इसको पानी में डाल दिए। पानी में डालने से क्या होगा ना, जो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो वाटर में नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये पूरा एकदम भर जाएगा, ऐसे चारों तरफ से इसको घेर लेगा, घेर लेगा ना, चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, पूरा एकदम भर जाएगा चारों तरफ, चारों तरफ एकदम पानी पानी होगा। यही ना अभी हम लोग पढ़े हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में क्या होता है कि कोई भी आयंस के चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आके घेरा बना लेता है एकदम पूरा, ठीक है। तो चारों तरफ वाटर ही वाटर होगा, चारों तरफ वाटर होगा Li के। हमारा Li कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा Li है और चारों तरफ हमारा वाटर का घेरा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो Li है यहाँ पे हमारा Li है, तो ये यहाँ तक का अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ तक का वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है इस जगह में यहाँ पे, तो उसको तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ तक मान लेते यहाँ तक किया, तो एक हम लोग इमेजिनरी क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, इमेजिनरी स्फीयर। देखो एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर, और इस इमेजिनरी स्फीयर से, स्फीयर के सेंटर में रहेगा लिथियम, और लिथियम जो आयन है हमारा, वहाँ से एक हम लोग लाइन खींचेंगे उसका बाउंड्री तक, तो ये जो रेडियस हमारा आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। ये जो रेडियस है ये हुआ हमारा हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस हुआ। तो इसमें हम लोग को क्या जानना है हाइड्रेटेड रेडियस में, तो देखो हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा कब होगा, जब हमारा यहाँ पे जो लिथियम है, यहाँ पे जो लिथियम है इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा इसके पास, तब ये अगर यहाँ पे भी कोई वाटर रहेगा, यहाँ पे भी कोई वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, तब उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट है जिसका चार्ज बहुत कम है, तो वो हो सकता है कि यहीं तक का वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक का वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या हुआ, तो उसका जो स्फीयर बनेगा वो इतना ही बनेगा, स्फीयर कम बनेगा मतलब रेडियस भी कम होगा, समझे। तो देखो हाइड्रेटेड रेडियाई में हमारा कौन सा फैक्टर आया, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, मतलब चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा तो हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा, समझे। देखो फिर से सुनो अच्छे से, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या बोले हम समझ गए, हाइड्रेटेड रेडियाई जो है वहाँ पे अगर यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है जो भी आयन है, अगर उसका चार्ज डेंसिटी कम है, अगर इसका चार्ज डेंसिटी कम है, सपोज यहाँ पे लिथियम ने कुछ अदर XYZ कुछ भी है, तो अगर उसका चार्ज डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे जो वो एलिमेंट ये जो आयन है वो किसको, वाटर मॉलिक्यूल को यहीं तक अट्रैक्ट कर पाएगा। उसका चार्ज डेंसिटी अगर और कम रहेगा तो यहीं तक अट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ तक अगर अट्रैक्ट कर पाएगा तो क्या होगा, इसका जो स्फीयर बनेगा वो यहीं तक बनेगा। स्फीयर अगर यहीं तक बना तो उसका रेडियस भी तो कम होगा ना। तो क्या हो रहा है, मतलब ये जो हमारा है हाइड्रेटेड रेडियाई किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो और चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारा, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन साइज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन साइज। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला गया, कंपेयर साइज किसका, Li एक्वस। Li एक्वस मतलब समझ गए कि Li को पानी में डाल दिया, ठीक है, तो Na एक्वस, K एक्वस, Rb और Cs। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा। अरे यहीं पे देखो, ये देखो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो, तो अभी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो सब में +1 होगा हमारा, +1 +1 +1 +1 +1। तो देखो इसको ना सबसे पहले ऐसा देखो, हम लोग गैस फेज में इसका साइज़ क्या जानते थे, गैस फेज में इसका साइज़ क्या होता था ना, डाउन द ग्रुप साइज़ इसका बढ़ता था। क्यों साइज़ बढ़ता था, शेल बढ़ता था, तो इसका गैस फेज में क्या साइज़ हो जाएगा, Li गैशियस का सबसे कम, फिर Na गैशियस, फिर K गैशियस, Rb गैशियस, फिर सीजियम गैशियस। ये क्लियर है, ये क्यों हुआ, ये क्योंकि शेल बढ़ रहा था इसलिए साइज बढ़ रहा था। तो अब सब में प्लस चार्ज कॉमन है और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, मतलब जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी हमारा घट रहा है, चार्ज डेंसिटी घट रहा है तो मतलब क्या होगा, हाइड्रेशन घटेगा।
ऐसे जा रहे डाउन द ग्रुप, चार्ज डेंसिटी घट रहा है, चार्ज डेंसिटी घट रहा तो हाइड्रेशन घट रहा है, हाइड्रेशन घटेगा तो हाइड्रेटेड रेडिया घटेगा। हमें क्या करना है, साइज कंपेयर करना, हाइड्रेटेड रेडिया वाला, तो डाउन द ग्रुप साइज कमेगा, सिंपल। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, Li एक्वस का सबसे ज़्यादा, देन Na एक्वस, देन K एक्वस, देन Rb एक्वस, देन Cs एक्वस। ठीक है, क्लियर हो गया ये साइज। चलो अब तो यहाँ से हम लोग क्या एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इस दोनों को देख के, दोनों को देखो, दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों को देख के हम लोग क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइज है इन गैस फेज में जो साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज इन एक्वस फेज, है ना। चलो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो क्या हुआ इन जनरल कि साइज इन एक्वस फेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन गैसियस फेज। ठीक है, चलो और एक क्या बात हम लोग देखें यहाँ पे, टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडिया डिक्रीजेस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे दिख भी रहा है, टॉप टू बॉटम जैसे जा रहा है हाइड्रेटेड रेडिया हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो आयोनिक मोबिलिटी में क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो आयंस है उसका मूवमेंट किस में ना, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसे देखो एक एग्जांपल देखो, ऐसे जैसे सपोज यहाँ पे एक मीडियम है, एक्वस मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा वो है हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में क्या है, हमारा आयंस है। जैसे ये आयंस है, एक बड़ा का आयन है, एक उससे छोटा है, एक और छोटा है, एक बहुत बड़ा आयन है। ठीक है, इस आयंस को हम थोड़ा अलग कलर कर देते हैं। ये आयंस है, ये बड़ा आयन है, ये छोटा आयन है, ये और बड़ा आयन है, ये आयन है, और ये पूरा में क्या है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भरा हुआ है। ठीक है, तो अब कौन इस मीडियम में जल्दी मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो छोटा रहेगा वही, जैसे ये सबसे छोटा है तो ये फट से पार हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ेगा मीडियम में चलने के लिए। जो मीडियम है उसको दोनों के बीच के बराबर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाए कि साइज ज़्यादा होगा तो आयोनिक मोबिलिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है सॉल्वेंट मीडियम में उसको मूव करना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो देखो तो क्या बोले, आयोनिक मोबिलिटी टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या है, एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। हम लोग अभी क्या देखें, साइज सबसे ज़्यादा किसका, लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का। ठीक है, किसका हाइड्रेशन ज़्यादा, तो हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा, तो इसका आयोनिक मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बड़ा साइज तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो वही देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है हमारा, आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे जा रहे हैं हमारा साइज घट रहा है। सबसे कम साइज यहाँ पे किसका है, सीजियम का है। ठीक है, तो वही देखो तो यहाँ से एक मेन पॉइंट जो की पॉइंट आया, आयोनिक मोबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ठीक है, चलो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं अच्छे से। क्या ना, आयोनिक मोबिलिटी जो है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन से। ठीक है, हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा, आयोनिक मोबिलिटी कम। ठीक है, अब इसी संदर्भ में एक और टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हुआ, हमारा मूवमेंट ऑफ आयंस ही तो हुआ ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो मतलब अगर आयंस मूव कर रहा है, देखो आयंस अगर मूव कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो उसी को ना बोलेंगे। तो मतलब आयोनिक मोबिलिटी तो हुआ एक तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो अगर आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हाईलाइट कर लो, आयोनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सारा चीज़ जो अब तक हम लोग पढ़े सब क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सोडियम है, Na+ है, Na+ है, Mg2+ है, Al3+ है। ठीक है, इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, आयोनिक रेडिया कंपेयर करना है। तो आयोनिक रेडिया किस में लेते हैं हम लोग, गैस फेज में। और ये सारा क्या है हमारा, ये सारा है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो 10 मतलब 11 होता है Na का, 11 होता है, एक प्लस में है, एक चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका 12 होता है, 2 चला गया, 10, इसका 13 होता है, 3 चला गया। तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइज के लिए ये फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, पढ़े थे ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर Na प्लस देन Mg2 प्लस देन Al3 प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रेटेड रेडियाई और हाइड्रेशन। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा किसका होगा, जिसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसका है, एल्यूमिनियम का, देन मैग्नीशियम का, देन Na+ का। तो साइज का ऑर्डर हमें क्या मिल जाएगा, साइज का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, Na+ का कम किससे, Mg2+ से, और Mg2+ का कम किससे, Al3+ से। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आयोनिक मोबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडियाई अगर ज़्यादा तो आयोनिक मोबिलिटी कम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ऑर्डर यहाँ मिल जाएगा, Na+ का सबसे ज़्यादा, देन Mg2+ एंड देन Al3+। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया। ये जो हम लोग लिए हैं ये गैस फेज में है, आइसोलेटेड गैसियस फेज है। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे कुछ और फैक्ट्स देखते हैं सॉल्युबिलिटी का, तो हमें और जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें मदद मिलेगी। ठीक है, चलो देखो क्या है, फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि सिर्फ अभी अगर यही पढ़ लेंगे तो बाकी जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे SPDF, तो उसमें भी ये सब पॉइंट्स का यूज़ आएगा। तो वहाँ पे अलग अलग एक्सेप्शन याद करने से बेहतर होगा कि ये जो अभी पॉइंट्स हम बोलेंगे ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो, तो लाइफ झींगा लल्ला। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस ये जो पॉइंट है ना, इससे एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, हर साल आता है सॉल्युबिलिटी से, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो तैयार, स्टार्ट करते हैं। क्या है, फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, क्या क्या है, ऑल सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कली मेटल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट LiF, Li3PO4, Li2C2O4 एंड Li2CO3। फिर से पढ़ो, ऑल सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का फॉस्फेट, लिथियम का ऑक्सलेट और लिथियम का कार्बोनेट। ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं, इसको बस सिंपल याद ही रखना है। तो इसको क्या करना है, टेबल बना लेना है, कहीं चिपका के रखना है, दिन में 2 बार देखना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार बैठ के रट्टा मारने से नहीं याद होगा। ठीक है, चलो LiF, Li3PO4, लिथियम का ऑक्सलेट और लिथियम का कार्बोनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑल नाइट्रेट ClO4- परक्लोरेट एसीटेट आर सॉल्युबल। ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ऑल आर सॉल्युबल। नेक्स्ट देखो, सल्फाइड ऑफ अमोनियम, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। मतलब सल्फाइड सिर्फ इन्हीं का सॉल्युबल होगा और बाकी किसी का भी सल्फाइड रहेगा तो वो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ba2+, Ca2+, Pb2+ और Sr2+। मतलब जो सल्फेट्स है वो सारा एलिमेंट का सॉल्युबल होगा एक्सेप्ट किसका, बेरियम का, कैल्शियम का, लेड का और स्ट्रोंशियम का। तो इसके लिए एक ट्रिक आता है, उसको याद रख सकते हैं ऐसे, भारत का पंजाबी, भारत का पंजाबी सरदार। ठीक है, भारत का पंजाबी सरदार, ये ट्रिक हो गया कि इसका जो सल्फेट है ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अमोनियम, अल्कली मेटल्स एंड BaOH होल ट्वाइस आर सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। ठीक है, क्या हुआ हमारा, हाइड्रोक्साइड सिर्फ इन्हीं का सॉल्युबल होगा, बाकी इनसॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैलाइड्स आर जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट, देखो क्या है, AgCl, AgBr, AgI और PbI2। ठीक है, ये हैलाइड्स इनसॉल्युबल होता है और ये PPT बना लेता है। ठीक है, ये PPT है, ये सारा जो है ना ये PPT है, ये सारा PPT है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, हाँ प्रेसिपिटेट है। तो हैलाइड्स आर जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI और PbI2। तो ये ना बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है कि AgBr का PPT का कलर क्या है,
PbI2 का पीपीटी का कलर क्या है, तो इसको ध्यान रखो। देखो AgCl का पीपीटी का कलर क्या है, व्हाइट, AgBr का क्या है, पेल येलो, AgI का क्या है, येलो, और PbI2 का भी क्या है, येलो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो जो अभी हम लोग इस टेबल पढ़े, सब क्लियर हो जाएगा। विच सॉल्ट इज इनसॉल्यूबल, ऑप्शन पढ़ो, NH4Cl, AgF, BaSO4 एंड NaNO3। चलो 1 मिनट सोचो क्या हो सकता है। देखो अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़े यहाँ पे, भारत का पंजाबी सरदार, कि सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ba2 प्लस Ca2 प्लस Pb2 प्लस Sr2 प्लस। यहाँ पे क्या है, पहला तो क्लोराइड ऑफ अमोनियम इज सॉल्युबल है, यहाँ पे हैलाइड्स आर जनरल सॉल्युबल, तो उसमें तो AgF सॉल्युबल है, यहाँ पे तो AgCl, AgBr, AgI और PbI2 दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, तो BaSO4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ हमारा, विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, BaSO4। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले ही जानते हैं कि सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ba2 प्लस Ca2 प्लस Pb2 प्लस Sr2 प्लस। ठीक है, चलो